हम सबने ऐसे लोग देखे हैं ना जिनकी आमदनी लगभग एक जैसी होती है, लेकिन कुछ साल बाद एक के पास आर्थिक सुरक्षा होती है। और दूसरा शायद कर्ज में डूबा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मिले कुछ आइडियाज पर। और ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसा मतलब स्प्रेडशीट्स और फॉर्मूलों से चलता है। जबकि ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। असल में पैसा भावनाओं से, हमारे डर से, लालच से, इन सब चीजों से चलता है। हाँ, तो आज हम उसी मानवीय पहलू को समझेंगे। तो चलिए उन दो लोगों की कहानी पर वापस चलते हैं। तनख्वाह बराबर पर नतीजा एकदम अलग। किताब का पहला सबक यही है कि शायद उनकी परवरिश ने ही सब कुछ तय कर दिया था। बिल्कुल सही कहा। इसे आप मनी स्क्रिप्ट कह सकते हैं। मतलब बचपन में हमने अपने माता पिता को पैसे को लेकर जैसा व्यवहार करते देखा, चाहे वो बहुत ज्यादा खर्च करना हो या हर एक पैसे पर लेकर चिंता करना हो, वही पैटर्न अनजाने में हमारी आदत बन जाता है। हमें लगता है कि हम बड़े तार्किक फैसले ले रहे हैं, पर असल में हम अपनी पुरानी कहानियां ही दोहरा रहे होते हैं। ये तो काफी गहरी बात है। पर क्या सिर्फ परवरिश ही अकेली चीज है जो हमारी वित्तीय सफलता तय करती है? किताब में एक और फैक्टर बताया गया है जो मुझे बड़ा हैरान करने वाला लगा। किस्मत। हाँ, लक। बिल गेट्स वाला उदाहरण। हम हमेशा उनकी मेहनत की कहानी सुनते हैं, लेकिन किताब कहती है कि उनका ऐसे स्कूल में होना जहां उस जमाने में एक कंप्यूटर था, ये तो किस्मत की बात थी। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेहनत उतनी जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है। मेहनत बहुत जरूरी है, पर हमें यह भी मानना होगा कि भाग्य एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अच्छा। इसीलिए किताब कहती है कि अपनी सफलता पर कभी घमंड ना करें और दूसरों की असफलता पर उन्हें जज ना करें। क्या पता उनकी कहानी में किस्मत ने क्या रोल निभाया हो। थोड़ी विनम्रता बहुत जरूरी है। ये बात तो सही है। तो अगर किस्मत हमारे काबू में नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यहीं पर मुझे लगता है कि किताब का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, धैर्य और सादगी। हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम बेच रहा है, बिल्कुल। और हौसल इसी के खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि असली दौलत बनाने में वक्त लगता है। वो कंपाउंडिंग की बात करते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग का जादू। इसे जरा सरल भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपका पैसा जो ब्याज कमाता है वो भी खुद ब्याज कमाने लगे। अच्छा। ये एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है। शुरुआत में छोटा होता है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है वो तेजी से बड़ा और बड़ा होता जाता है। लेकिन इस जादू के लिए एक चीज चाहिए, समय। इसी बहुत कॉम्प्लेक्स प्लान से बेहतर है। हमेशा। क्योंकि जब बाजार में घबराहट फैलती है ना, तो बड़े बड़े जीनियस भी डर कर गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन एक साधारण प्लान, जैसे हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना, उस पर टिके रहना आसान होता है। हाँ, असली दौलत इसी बोरिंग तरीके से बनती है। कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी से जुड़ा एक और विचार मेरे दिमाग में घूम रहा है। किताब में एक लाइन है, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये सबसे शक्तिशाली आइडिया है इस किताब का। हम अक्सर महंगी कार और बड़े घर को ही अमीरी मान लेते हैं। हाँ, लेकिन हाउसल कहते हैं कि वो सिर्फ खर्च है, दौलत नहीं। सच्ची दौलत तो बैंक अकाउंट में पड़ा वो पैसा है, या वो निवेश है जो किसी ने खर्च नहीं किया। और वो पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, वो आज़ादी है। वो आपको अपनी नौकरी बदलने की, किसी इमरजेंसी से निपटने की, या बिना डरे कोई नया मौका आजमाने की छूट देता है। दौलत का असली मतलब है कंट्रोल, महंगी चीजें नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है। मुझे याद है, मैंने एक महीने सिर्फ अपनी फूड डिलीवरी एप्स का खर्चा जोड़ा था, और मैं हैरान रह गया था। वो पैसा अगर कहीं और लगता तो कहानी कुछ और होती। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो, तो शायद यही होगा कि पैसा बनाने के लिए आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। नहीं। बस थोड़ा अनुशासित और धैर्यवान होना काफी और है। एक सरल सा प्लान। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारा पैसों से जुड़ा व्यवहार काफी हद तक हमारी परवरिश की देन है, तो उस पुराने पैटर्न को तोड़ने और एक नई सेहतमंद आदत बनाने के लिए इस हफ्ते वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?